ठीक आइए सर, चलो शुरू करो। कल होगी बेटे तो 1.1 या 1.1 तक अपने जितना भी कॉन्सेप्ट बताओ बेटे था। ठीक है, एक बार सबों पहले कॉलेज को पढ़ी, एक बार पास हो गया, रिवीजन करना जरूरी है। सबों पहला अंक गणित के अंदर प्रॉब्लम। ठीक है, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है या गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। दूसरी चीज अभाज्य गुणनखंड किया आपने। ठीक है, यहाँ पर भाज्य संख्या लिखते हैं, फिर उसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तीसरी चीज अभाज्य गुणनखंड के साथ में हम उसका जो अधिकतम घातों का योग है वो भी निकाल देते हैं कि भाई चिन्हों के अधिकतम घातों का योगफल बताओ या चिन्हों के अभाज्य गुणनखंड के अधिकतम घातों का योगफल बताओ। ठीक है, और उसके बाद में था चिन्हों के अधिकतम घातों का योगफल के साथ में चिन्हों में मान लो कोई संख्या आ गई तो उस संख्या की अधिकतम घात बताइए अभाज्य गुणनखंड में, वो भी अपन ने किया था। ठीक है, इसके बाद में हमने क्या किया था, अभाज्य गुणनखंड कर लिया था। लसब और मसब। मसब क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करे। और लसब क्या होता है, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। HCF यानी ठीक है, HCF की होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और LCM की होगा लीस्ट कॉमन मल्टीपल या लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल कहते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल एक ही बात है। मतलब हैमोट छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। HCF विभाजित करती है और LCM विभाजित होती है। फिर हमने तीन संख्याओं का लसब भी निकाला था और मसब भी निकाला था। ठीक है, और फिर हमारे पास एक संबंध भी आया था A गुना B बराबर HCF गुना LCM। दो संख्याओं का लसब, दो संख्याओं का गुणा उनके लसब और मसब के गुणा के बराबर होता है। A गुना B बराबर HCF गुना LCM। ओके, इधर लिख दो। ठीक है, इसके बाद में और हमने क्या पढ़ा था, एक संख्या मिसिंग थी, इन चारों में से एक संख्या मिसिंग दे दी और हमें वो मिसिंग संख्या ज्ञात करनी होती थी, आराम से कर सकते थे। ठीक है, और इधर जो हमने पिछले पेपर में सवाल आए थे वो सारे हमने कर लिए थे। ठीक है, आज उसके साथ एक और छोटा सा टॉपिक बचता है जिसको आप बोलते हो, कुछ टाइम पहले कोर्स में था, अब कोर्स में नहीं है लेकिन आना चाहिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। अब देखो भाई, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होती है। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है A बराबर BQ प्लस R। A बराबर BQ प्लस R, जहां R 0 या 0 के बराबर, 0 या 0 से बड़ा, 0 या 0 से बड़ा और B से हमेशा छोटा होता है। B से हमेशा क्या होता है, छोटा। या तो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा और B से हमेशा ही क्या होगा, छोटा। अब बात आवे कि आप लिखे होंगे A बराबर BQ प्लस R, ये एक्चुअली में है क्या, सबसे पहले हम वो देखते हैं। आप वहां जब भाग करता नहीं भाई, आपने जब भाग सीखा था आपने एक चीज लिखी थी, आपको याद हो तो, चलो यहाँ पे भी थोड़ा यहाँ पे लिखते हैं नीचे। भाग ऐसे करते हैं आप लोग, इस प्रकार ही करते हैं ना। ठीक है, यहाँ पर हम क्या लिख लेते थे, भाज्य। क्या लिख देते, भाज्य। जिस संख्या में हम भाग देते थे वो अपना क्या होता थी, भाज्य। भाजक यहाँ पे लिखते थे, जिस संख्या का हम भाग देते थे वो क्या होती थी, भाजक। यहाँ पर क्या है आपके पास, भागफल। यहाँ पर क्या है, भागफल। और इसके बाद में जो यहाँ पे लास्ट में बचता था उसको आप क्या बोलते थे, शेषफल। ठीक है, शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। यही है कि भाई भाजक का हमने भागफल से गुणा किया, हमारे पास कोई संख्या आई, अब उसके अंदर यदि हमने शेषफल को जोड़ दिया तो हमारे पास क्या आ जाता, भाज्य। इसको आप लिखते कैसे थे, यहाँ पे देखना, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। अब इसी प्रकार तो लिखते थे कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। अब इसका कंपैरिजन करो इसके साथ में, भाज्य की जगह क्या है यहाँ पर, एक, भाजक की जगह क्या है, b,
भागफल की जगह क्या है क्यूब और शेषफल की जगह क्या है आर। यानी कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का और कुछ नहीं है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, यहाँ पे किसी को समस्या नहीं? ये आपको पता होना चाहिए, हालांकि कोर्स में नहीं है, ठीक है, अभी वो कोर्स में उसने काट रखी है, फिर भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जब हम भाग करते हैं तो ये सारी चीजें हमको पढ़नी पड़ती है। आज बोर्ड वाला सेटअप यूज करो। यदि x बराबर 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 2, y बराबर 2 की घात 2 गुणा 3 की घात कितना लिख दिया 2। एक और सवाल इसी प्रकार आपके इसमें पास में पड़ा है, m बराबर x की घात 2 y की घात 5, n बराबर x की घात 3 y की घात कितना आ जाएगा 2। ठीक है, ये दो सवाल है और इन दोनों सवालों में आपको क्या ज्ञात करना है, HCF और LCM। ये बताए ऐसे सवाल में आप लोग को हर चीज सीधी अपन को दे रखी है, ठीक है। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, ऐसा गुणनखंड जो इन दोनों के अंदर कॉमन हो। इधर देखो, इधर 2 की घात कितनी है 3, इधर 2 की घात कितनी है 2। यहाँ पे लिखा HCF और यहाँ पे क्या लिख दिया LCM, यानी इधर 2 की घात 2 है, इधर 2 की घात 3 है, यानी कि इधर 2 3 बार है और इधर 2 कितनी बार है 2 बार। ठीक है, इसको करने के दो तरीके। सबसे पहला तरीका सीधा जो अपन करते हैं कि भाई इन दोनों में से जिसकी घात छोटी है ना उसको लिख दो, इन दोनों में से जिसकी घात छोटी है उसको लिख दो। किसकी घात छोटी है 2 की घात 2, क्या लिख दिया 2 की घात 2। और इन दोनों में से छोटी घात किसकी है, दोनों सेम ही है, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे 3 की घात 2। यानी कि हमारा HCF क्या आया 2 की घात 2 और 3 की घात भी कितना आ गया 2। ठीक है, अब आओ LCM में। LCM में क्या करते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब आपके पास ऐसी घात होनी चाहिए जो सबसे बड़ी। इन दोनों में सबसे बड़ी घात कौन सी है, इसमें और इसमें बड़ी घात कौन सी है, ऊपर वाली, यानी कि 2 की घात कितना आ गया 3 गुणा, अब ये दोनों सेम ही है तो सेम टू सेम आप क्या लिख दोगे वापस, यानी HCF आपके पास कितना है 2 की घात 2 और 3 की घात भी कितना आया 2, और LCM कितना है 2 की घात 3 और 3 की घात कितना आया 2। अब इसको हमको अगर एक्सप्लेन करना है तो हम देखते हैं, एक बार देखना, ये सवाल आप खुद करोगे, ठीक है, इसमें लिखते हैं। अब कोई के मन हो या था कौन पढ़े कहीं कोई खोलना हो गया, हां सर खोलना है, हां सर खोल। सब में लगाई बेटा हमने x बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 और y बराबर कहां लिख रहे हैं 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। यहां पर थे कोई समस्या भैया, हमने इसको क्या कर दिया खोल के लिख दिया, ठीक है। अब सता हम इसमें कॉमन कर लेते थे ना कि भाई लसब और मसब में हमको पहला क्या करना कॉमन लेना। सबसे पहला क्या कॉमन आया 2, यहां पर भी और यहां पर भी 2, फिर क्या कॉमन आया 2, यहां पर भी 2 और यहां पर भी क्या आ गया 2, 3, फिर क्या कॉमन आया 3, यहां पर भी 3 और यहां पर भी कितना 3, फिर क्या कॉमन आया 3, यहां पर भी 3 और यहां पर भी कितना 3, और कुछ कॉमन आ रहा है। HCF हो गया पैक। 2 की घात कितना है 2 कितनी बार है 2 बार, 2 की घात 2, 3 भी कितनी बार है 3 भी कितनी बार है 2 बार। अब LCM हमने बोला इसके बाद में जो भी बचे उसको एक्स्ट्रा लिख दो। यहाँ पर लास्ट में क्या बचा हुआ है 2, तो इस 2 को हमने कहां लिखे यहाँ। अब 2 कितनी बार है 1 2 3, यानी कि 2 की घात कितना हो गया 3 और 3 की घात कितना बड़ा है 2। अब चाहे खोल के लिखो या फिर सीधा, कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। तो सबसे पहला काम मसब ज्ञात करना हो, इन दोनों में से सबसे छोटी घात को अपन को लिखना पड़ेगा, और लसब ज्ञात करना हो तो इन दोनों में सबसे बड़ी घात। ये लिख दिया था क्या नहीं दिया था, नहीं सवाल लिखो फटाफट से इसको। कौन सा तरीका लिखोगे, ये तो लिखने की आवश्यकता नहीं है ना, ये ठीक है, इसको लिखो। अब हमने रेस्ट में तो बना दिया, हां ठीक है। की घात 2 y की घात 5 x की घात 3 y की घात 2। सबसे पहला क्या लिखना HCF
और उसके बाद क्या लिखना, एलसीएम। एलसी, कुछ भी नहीं करना, सामने रहने दो। मैथ में ना एक तो कहो कि भाई जिसकी छोटी घात है, ये दोनों में देख लो भाई, संख्या आपको x है पहले, तो ये दोनों में जिसकी छोटी घात है वो एचसीएफ में है, क्या में है, एचसीएफ में। लिखनी आवे था ना, देख नहीं आवे, देख लिख दो। अब ये दोनों घात के छोटी है, x की घात की है 2, x की घात कितना हो गया 2। अब ये दोनों में y की घात छोटी गई है, y की घात 2, तो गुणा y की घात कितना हो गया 2। एचसीएफ क्या है, x की घात 2 और y की घात कितना आया 2। हमें तो ना एलसीएम में तो ना बड़ी घात देखनी, ये दोनों में बड़ी घात कही है, x की घात 3, x की घात 3 गुणा y में बड़ी कौन सी है, y की घात 5, y की घात कितना आ गया 5। कोई समस्या नहीं। कोई समस्या नहीं। ये आपका हो गया HCF और ये क्या हो गया LCF। हाँ सर। ये दो टाइप के सवाल है जो कल अपन छोड़ गए थे, वो कर लिए। तो हार्डेस्ट पॉइंट जाएगा वो इतनी तक ही जाएगा, इसके बाद में नहीं। और देखा तो mx में y में इसमें दे देगा, तूने कर लिया था, ठीक है। अब आती है प्रमेय 1.2। ध्यान दो प्रमेय 1.2 क्या है। प्रमेय 1.2 माना p अभाज्य संख्या है, संख्या है यदि p a स्क्वायर को विभाजित करती है, तो a को भी विभाजित करेंगे। अब ये इजी भाषा है, आपके उसमें लिखी हुई वो आगे ये ध्यान रखना, a पॉजिटिव नंबर है, ये कैसा नंबर है पॉजिटिव, क्योंकि धनात्मक संख्या है। तो प्रमेय क्या है, माना p एक अभाज्य संख्या, यदि p a स्क्वायर को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगी। अब इसका मतलब क्या होगा कि भाई मान लो मैंने लिया कोई स्क्वायर वाली संख्या ली, जैसे मान लो मैंने ले ली 36, कितनी ले ली 36, और कोई एक अभाज्य संख्या मैंने ले ली 2, क्या ले ली 2 ले ली। अभाज्य संख्या में दो, ये दो से काम शुरू करते हैं, ठीक है। 36 में 2 का भाग जाता है, पूरा पूरा जाता है, कितनी बार जाता है 18 बार, कितनी बार जाता है 18। अब वो ये बोल रहा है कि भाई यदि a स्क्वायर को विभाजित करती है, यानी ये जो दो अभाज्य संख्या ये 36 को विभाजित करती है, तो 36 का वर्गमूल कितना हुआ, 36 का वर्गमूल कितना 6, 36 का वर्गमूल कितना 6। तो इसका मतलब ये है कि 6 को भी 2 पूर्णतः विभाजित करेगा, और 6 में भी 2 का पूरा पूरा भाग जाता है, हाँ सर। ठीक है। आप कहोगे भाई मन तो 2 लेनी को नहीं, मैंने 2 लेनी को 3 का भाग देखो, 36 में 3 का पूरा पूरा भाग जाता है, हाँ सर। कितनी बार जाता है 12 36, ठीक है। यानी कि a स्क्वायर को अभाज्य संख्या विभाजित कर रही है, तो 36 का वर्गमूल कितना 6, 36 का वर्गमूल कितना 6, 36 के वर्गमूल को भी ये अभाज्य संख्या विभाजित करेगी, यानी कि 6 को भी 3 में भाग जाता है, कंप्लीट हुआ था। यानी कि 6 को भी 3 पूर्णतः विभाजित करती है। यही अपने ये प्रमेय 1.2 है। यहां तक किसी को समस्या नहीं सर। नहीं है ना। इस प्रमेय का अपने यूज आएगा √2, √3, √5, √7 और मैक्सिमम √11। मतलब अपने सवाल आ सकते हैं, ऐसे तो चलता रहेगा लेकिन अपने सवाल आ सकते हैं मैक्सिमम 11 तक। बाकी वो देता है एग्जामिनर √2, √3 या √5 तक ही। √7 कभी आयु लगभग एक को दो आएगा पुराना पेपर में। बाकी √2, √3 और √5 इनकी अपरिमेयता सिद्ध करने के लिए आपको ये प्रमेय आनी जरूरी है। प्रमेय का कथन क्या है कि यदि p एक अभाज्य संख्या है, यदि p a स्क्वायर को विभाजित करती है तो p a को भी पूर्णतः विभाजित करेगी। कोई समस्या? ये लिखने है ना? हाँ सर। लिखो a धनात्मक पूर्णांक सिद्ध कीजिए
फिक्स है 2 नंबर का सवाल ये आना, ठीक है। रूट 2 अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। रूट 2 अपरिमेय संख्या है। माना रूट 2 परिमेय संख्या। कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है, ठीक है। माना रूट 2 एक ऐसी संख्या है परिमेय। इस परिमेय सिद्ध संख्या को पहले आप मेरे को एक चीज बताओ, सह अभाज्य ये क्या होता है, वही बताएगा। सह अभाज्य पढ़ियोगे, डाल के देखो, पढ़े साथ ध्यान दो। अभाज्य तो हेमंत जो ने की, इन दोनों के अंदर ऐसी संख्या बताओ जिसका इन दोनों के अंदर पूरा भाग जाता हो। एक। कौन सी है? एक। और कुछ कॉमन नहीं आता है तो आपके पास गुणा में हमेशा क्या कॉमन आता है? एक। यानी सिर्फ और सिर्फ किसका भाग जाएगा? एक का। यदि एक के अलावा किसी भी संख्या का इनमें भाग चला गया तो ये सहअभाज्यता की जो कसौटी उस पर खरे नहीं उतरेंगे। यानी एक के अलावा किसका भी इसमें भाग जाता है? नहीं। तो 4 और 5 कैसी होगी? सहअभाज्य। अगली मैंने संख्या लिख दी भाई साहब, 15 और 20। क्या बताओ ये सहअभाज्य है क्या? नहीं, क्योंकि इसमें किसका भाग जा रहा है? 5 का। किसका भाग जा रहा है? 5 का। 5 का भाग जा रहा है। मैंने संख्या लिखी 23 और 25। क्या ये सहअभाज्य है? हाँ, क्योंकि मैं एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। बहुत ही बढ़िया। अब मैंने संख्या लिखी 16,9। ठीक, क्या इनमें कुछ भी कॉमन आ रहा है? नहीं सर। नहीं आ रहा। कैसे? चाहे वो इसमें तो 2 का भाग दे रहा है, इसमें कहां जाएगा? और पीछे 6 इसका मतलब ये थोड़ी है कि इसमें 3 का भाग दे रहा है। 3 का भाग जाएगा इसमें? नहीं जाएगा। 15 में जाता है, 16 में बजे तक नहीं पढ़ लेते। ठीक, तो ऐसा संख्या युग्म जिसमें एक कॉमन आता है। क्या कॉमन आता है? एक। सहअभाज्य संख्या कहलाती है। हेडिंग लगाओ, कॉपी के मार्जिन के ऊपर लिख दो या फिर नीचे कोई एक जगह नोट लगा के लिखो, सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या ऐसा संख्या युग्म जिसमें एक के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग न जाए सहअभाज्य संख्याएं कहलाती है। सहअभाज्य संख्याएं कहलाती है। तो इससे एक और टाइप का सवाल निकल के आता है, आपको पता है कौन सा? वो आपको अवशब्द में एक सवाल दे देगा कि निम्न संख्या युग्मों में बताइए सहअभाज्य संख्या युग्म कौन सा है, या सहअभाज्य संख्याएं कौन सी है। तो आपको सिर्फ देखना है, कोई कॉमन आ रहा है किसी चीज का, दोनों भाग जा रहा है तो वो तो होगी नहीं। जिसमें सिर्फ एक का भाग जा रहा है वो हो गया आपके पास सहअभाज्य संख्या। ठीक है भाई साहब, हो गया? हाँ सर। अब वापस इस पे रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करना है। तो माना रूट 2 एक कैसी संख्या है? परिमेय। और आपको पता है परिमेय संख्या है तो आप उस परिमेय संख्या को किसके रूप में लिखते हो? p बटा q के रूप में। p बटा q के रूप में। और जहां अब p बटा q के रूप में लिखो या इसको मैं a बटे b के रूप में लिखूं, कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं सर। a बटा b लिखो, p बटा q, आपको जिस हिसाब से सूटेबल लगे। मैंने इसको किसके रूप में लिखा? a बटा b के रूप में, जहां a, b सहअभाज्य संख्याएं हैं। कैसी संख्याएं हैं? सहअभाज्य संख्या है, संख्या युग्म है। कोई समस्या? भाई सबसे पहला अभाज्य अपरिमेयता सिद्ध करनी है। तो माना रूट 2 कैसी संख्या है? परिमेय। और यदि परिमेय तो उसको हम a बटा v के रूप में लिख सकते हैं, p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। तो हमने लिख दिया रूट 2 बराबर किसके बराबर है? a बटा v। सबसे पहला काम ये लिखने के बाद में आपको करना है वर्ग। क्या करना है? वर्ग। प्रोसेस ध्यान रखो, वर्ग करने पर। क्या करने पर? वर्ग करने पर। जैसे ही हमने वर्ग किया, रूट 2 का वर्ग
बराबर a बटा b का भी हमने क्या कर दिया स्क्वायर। आपको पता होना चाहिए कि रूट का जब हम स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है, क्योंकि रूट का मतलब होता है घात आधी। रूट का मतलब क्या होता है घात आधी। और देखो भाई वो ऐसा होता है, रूट 2 का मतलब 1 बटा 2। अब देखना 2 की घात 1 बटा 2 और उसकी घात हमने कितना कर दिया 2। जब किसी संख्या की घात हो तो घातें गुणा होती है। हमने ये शायद 8वीं में पढ़ा था, ठीक है शायद, क्या हाँ वो जो हमें एक ही घातें वाला था वो घातों वाले नियम पढ़े थे घातांक वाले। तो अब देखो घात की घात तो घातें गुणा होती है, तो 2 की घात 1 बटा 2 गुणा 2, ये 2 से 2 गया, 2 की घात 1 यानी कि 2 की घात 1 का मतलब कितना आया 2। तो आपको सीधा सा याद रखना है कि किसी भी रूट का हम यदि स्क्वायर करते हैं तो इसका मतलब रूट हट जाता है। तो ये रूट हट गया तो अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या बचा आपके पास 2। क्या बचा 2 बराबर a का स्क्वायर क्या हो गया a स्क्वायर और b का स्क्वायर क्या हो गया आपके पास b स्क्वायर। b स्क्वायर। यहां तक किसी को समस्या नहीं सर। स्टेप बाय स्टेप रूट 2 बराबर a बटा b, वर्ग किया, वर्ग करने पर अपने पास है 2 बराबर a स्क्वायर बटा b स्क्वायर। इस b स्क्वायर को आप भेज दो उधर, b स्क्वायर को कहां भेज दो उधर। तो 2 ये भाग में है, उधर जाके किस में होगा गुणा बराबर a स्क्वायर। यहां पर किसी को समस्या नहीं, ठीक है। अब एक और चीज देखो, इसको आप समीकरण नंबर दोगे क्या, समीकरण नंबर 17। यहां तक कोई दिक्कत है? प्रोसेस ध्यान रखना है, ये आपको याद रखना पड़ेगा प्रोसेस, ठीक है। अब देखो अभी b को इधर भेजा था ना, अब 2 को वापस उधर भेज दो, 2 को वापस कहां भेज दो, गणित के मार सही नहीं लाओ, गणित की न लेते हो। b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बटा 2, a स्क्वायर बटा 2, ठीक है सर। अब आप एक चीज देखो, हमने अभी प्रमेय 1.2 पढ़ी थी कि यदि किसी संख्या के स्क्वायर में यदि अभाज्य संख्या का भाग जाता है तो उसके वर्गमूल में भी अभाज्य संख्या का भाग जाएगा। यानी कि a स्क्वायर में यदि 2 का भाग जा रहा है तो a में भी 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा। तो प्रमेय 1.2 से, प्रमेय 1.2 से अब आपको इधर प्रमेय 1.2 का कथन लिखना है। आप लिखोगे तो क्या है कि थोड़ा आराम रहेगा, लिख देना कि अब ऐसा लिखोगे प्रमेय 1.2 से लिखोगे कैसे, क्योंकि a स्क्वायर 2 से विभाजित है, 2 से विभाजित होता है। क्योंकि a स्क्वायर 2 से विभाजित होता है तो a भी 2 से पूर्णतः विभाजित होगा, a भी 2 से पूर्णतः विभाजित होगा। यहां तक किसी को समस्या नहीं सर। सब ध्यान देखो, माना रूट 2 परिमेय संख्या a बटा b। पहला काम क्या करना, वर्ग, वर्ग करने के बाद आपका आया उत्तर। तो सबसे पहला b को ले जाओगे इधर और समीकरण नंबर 1, फिर b को वापस, b को इधर ले, अब 2 को वापस उधर ले जाओ, ठीक। और हमने यहां पर प्रमेय 1.2 में पढ़ा था कि भाई अभाज्य संख्या अगर a स्क्वायर को विभाजित करती है तो अभाज्य संख्या a को भी पूर्णतः विभाजित करेगी। प्रमेय 1.2 से a स्क्वायर 2 से विभाजित होता है तो a भी 2 से पूर्णतः विभाजित होगा। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर कोई चीज पूर्णतः विभाजित होती है तो उसका कुछ मान आता है, ठीक है। जैसे 36 में 2 का भाग 3 का, किसी का 2 का भाग दिया था 18 आया था, तो 36 का वर्गमूल 6, 6 में 2 का भाग दिया तो अपने पास 3 आया था। वैसे a स्क्वायर में 2 का भाग दोगे कुछ मान आएगा, a में 2 का भाग दिया कुछ मान आया, और वो मान हमारे पास क्या है, a के अंदर किसका भाग दिया आपने 2 का, और हमारे पास जो उत्तर आया वो क्या आ गया c। कोई संख्या आई, हमें नहीं पता, संख्या आ गई, ठीक। यहां तक समझा नहीं सर। ठीक। अब यहां से ये वाला प्रोसेस वापस शुरू करना है। देखो इसके सामने का ये प्रोसेस है ना, वापस शुरू करना। अब इधर आप क्या लिखोगे, वर्ग करने पर, क्या करने पर, वर्ग करने। अब वर्ग करोगे, ठीक है। हाँ
ए बटा 2 ए मां पर 2 भाग बिनु ए मां 2 भाग बिनु कहीं मान आ है कहीं मान आ है भाई कहीं उत्तर आ है ठीक है तना उत्तर ध्यान है तो मना उत्तर ध्यान देख तना ध्यान कर मने कर लेकिन उत्तर आ है ये बात पक्की है तो उत्तर ना पक्की लिखियो सी के मारो कहीं उत्तर आयो वो उत्तर ना पक्की लिख दियो सी हमें मतलब क्या लिखियो सी जगह तेरा नाम की सतारा में तो सी जगह तो एस लिख दे शैम्पू नाम है तो शैम्पू जगह सी जगह एस लिख दे और एम लिख दे डी लिख दे फर्क पड़े भाई कहीं मान आया बने को क्या लेकिन उत्तर जरूर आया तो हमने वो उत्तर कहां लिख दिया यहां ठीक है और ये भी कैसी संख्या है पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक संख्या है समझ आया ठीक है हम तो वर्ग करने पर वर्ग तीनों a स्क्वायर की तो a स्क्वायर ये यहां पर लिख दो और वर्ग करो इससे अच्छा आप ऐसा भी करो ना कि ये दो जो लिखा हुआ है ना ये दो लिखा हुआ है ना इसको एक बढ़ा दो वर्ग किया हमने a/2 का स्क्वायर बराबर c स्क्वायर ठीक है ये आया आपके पास a स्क्वायर 2 का स्क्वायर कितना होता है 2 का स्क्वायर बराबर यहां पर क्या आ गया c स्क्वायर यहां पर क्या आ गया c स्क्वायर अब देखो यहां पर आप लिखोगे समीकरण 1 से मान रखने ये लिखा हुआ है समीकरण 1 से मान रखने पर a स्क्वायर यहां पर आपको कितना दिख रहा है a स्क्वायर किसके बराबर दिख रहा है यहां पर 2b स्क्वायर किसके बराबर है 2b स्क्वायर 2b स्क्वायर यानी कि अगर मैं इस a स्क्वायर की जगह 2b स्क्वायर लिखूं तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या हमारी मर्जी है लिख सको जब सत्य है कि ये जगह c जगह s लिखना है ऐसा तो लिख सके ठीक है तो a स्क्वायर की जगह हमने क्या लिख दिया 2b स्क्वायर यहां तक किसी को समझ है अब नीचे कितना पड़ा है 4 और बराबर में कितना पड़ा है c स्क्वायर 2 का भाग 2 में कितनी बार 4 में कितनी बार 2 बार यहां तक क्लियर है सर इसको फटाफट लिखो फिर अपन आगे करना हालांकि अपन इस बोर्ड में सवाल तो कर सकते थे लेकिन थोड़ा चलो यानी कि यहां क्या लिखा हुआ है b स्क्वायर बटे 2 बराबर c स्क्वायर अब आप एक चीज देखो पिछली बार a स्क्वायर बटे 2 था तो a का भाग गया था इस बार b स्क्वायर बटे 2 तो किसका भाग जाएगा 2 का वापस किस में जाएगा b में तो वापस कौन सी लगेगी प्रमेय 1.2 प्रमेय 1.2 से b स्क्वायर a से b स्क्वायर 2 से विभाजित होता है अतः लिख लो सत्ता बोल रहे हो मैं b भी 2 से पूर्णतः विभाजित होगा यहां तक किसी को समस्या है यानी कि हमने जो दोनों संख्या मानी थी a, b उस a, b को हमने क्या बोला था सह अभाज्य संख्या है कैसी अभाज्य संख्या है सह अभाज्य यानी कि उनके अंदर एक कॉमन आएगा क्या कॉमन आएगा a लेकिन यहां हमने इतना प्रोसेस करने के बाद में हमें ये पता चला कि a के अंदर भी 2 का भाग जा रहा है और b के अंदर भी किसका भाग जा रहा है 2 का भाई हमने उधर तो मानी थी कि भाई सह अभाज्य संख्याएं हैं तो a के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं जाएगा यानी a के अलावा किसी का भी भाग नहीं जाएगा और इतना प्रोसेस करने के बाद में हमें पता चला कि भाई a और b दोनों में 2 का पूरा भाग जा रहा है यानी कि a और b सह अभाज्य संख्याएं नहीं होगी फिर कनो तो क्या करें की बढ़ावे ले चलो इससे कहने लिखिए रुको यानी कि a और b दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन आया 2 यानी कि a, b में उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है यानी एक के अलावा भी एक और संख्या आ गई ना अब मेरे को बताओ कि भाई हमने माना था कि वो एक परिमेय संख्या और कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा सह अभाज्य संख्या होगी लेकिन ये क्या आ गया 2 ठीक है 2 आया यह
क्योंकि बी स्क्वायर में 2 का भाग जाता है तो बी में भी 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा। इससे हमारे पास तथ्य ये निकल के आता है कि ए और बी में उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन सा है 2, यानी ए और बी में 1 के अलावा 2 का भी भाग जाता है। और ये तो हो नहीं सकता भाई, हमने उधर बताया था कि ए और बी कैसी संख्या है, सहअभाज्य, 1 का भाग जाएगा और इधर किसका भाग चला गया 2 का, यानी कि इससे एक विरोधाभास उत्पन्न हुआ। विरोधाभास मतलब हमने एक गलत एज्यूम कर लिया था, ठीक है। और गलत एज्यूम हमने क्या किया कि भाई √2 एक परिमेय संख्या है, वो हमने गलत एज्यूम कर लिया। परंतु इससे यह तथ्य का विरोधाभास होता है कि ए और बी सहअभाज्य संख्या है। भाई हो गया, आना तो कॉमन एक चीज था, लेकिन कॉमन क्या आ गया 2 एक्स्ट्रा कॉमन आ गया। तो यह विरोधाभास किस कारण उत्पन्न हुआ, हमने क्या मान ली थी, गलत कल्पना कर ली थी। यह गलत विरोधाभास इस त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ कि √2 एक कैसी संख्या है परिमेय, यानी कि हमने ये गलत कल्पना कर ली थी। तो गलत कल्पना की तो सही कल्पना क्या हो जाएगी। अतः इससे यह निष्कर्ष निकला, अतः निष्कर्षतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। लिख लो फटाफट। यहाँ पे ये और लिखा, अतः निष्कर्ष निकला कि, अब ये लिखो, ये किताब वाली लैंग्वेज है, उदाहरण वाली सीधी लैंग्वेज है पूरी पूरी। अतः निष्कर्ष निकला कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। एक सवाल पड़ा हुआ है कि भाई प्रश्न की है कि 5 - √3 अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? संख्या है। सिद्ध करो, की करो, सिद्ध करनी, ठीक, सिद्ध कीजिए, सिद्ध। देखो, जब भी हमें अपरिमेय चीज संख्या सिद्ध करनी है, सबसे पहले उसको क्या मानोगे, परिमेय। परिमेय मानोगे तो यानी कि 5 माइनस माना 5 - √3 एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? परिमेय। यानी कि 5 - √3 बराबर किसके होगा, a बटा b, a बटा b, p बटा q या a बटा b। अब देखो, ऐसे प्रश्न हो ना जब आपके पास अपरिमेय संख्या के अंदर किसी चीज का जोड़, गुणा, बाकी या भाग हो रहा हो, तो उसमें आपको क्या करना है, परिमेय संख्या को, अपरिमेय संख्या को एक साइड ले जाना है और बाकी वाली संख्याओं को एक साइड रखो, बराबर के एक साइड दूसरी साइड। देखो, अब ये माइनस का √3 है, उधर जाके किसका होगा, प्लस का। 5 बराबर a बटा b प्लस √3। अब a बटा b पूरा है और इसको हम पूरे पद को इधर ले जा रहे हैं। यहाँ पर ये पद प्लस का है, इधर आगे किसका होगा, माइनस। पूरा पूरा पद, हमें इसको ऊपर नीचे नहीं करना, पूरा पूरा पद ही ले जा रहे हैं। तो 5 - a बटा b बराबर क्या हो जाएगा, √3। क्या होगा, √3। और जो ये आप जानते हो कि भाई a और b कैसी संख्या है, पूर्णांक संख्या। कैसी संख्या है, पूर्णांक संख्या है। तो 5 - a बटा b कैसी संख्या हुई भाई, 5 - a बटा b कैसी संख्या हुई, कोई बताएगा? 5 - b कैसी संख्या है, मतलब परिमेय या अपरिमेय? लिखिए भी, चलो अब इस प्रकार का सवाल देखते हैं। 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करिए। तो माना 5 - √3 एक कैसी संख्या है, परिमेय। कैसी है, परिमेय। अब ऐसी संख्या आए, ऐसा सवाल आए ना कि भाई अपरिमेय संख्या के अंदर कुछ जोड़, बाकी गुणा, भाग हो रहा हो, तो आपको क्या करना है, परिमेय संख्या को एक साइड रखना है, सॉरी अपरिमेय संख्या को एक साइड रखना है, बाकी सारी संख्याओं को अलग तरफ भेजना है। तो मैंने क्या किया, माइनस के √3 को उधर भेजा, प्लस का √3 हुआ, फिर a बटे b पूरे पद को उठा के मैं यहां ले आया। तो a बटा b पूरा पद प्लस का था, इधर आया तो किसका हो गया, माइनस। यानी कि 5 - a बटा b बराबर किसके बराबर है, √3। और आप जानते हो कि a और b कैसी संख्या है, पूर्णांक है।
तो यानी कि ये पूरी की पूरी संख्या कैसी है? परिमेय। यानी कि ये अगर परिमेय है तो √3 भी कैसी हुई? परिमेय। लेकिन हमको ये पता है कि √3 कैसी संख्या है? अपरिमेय। यानी कि हमें इस तथ्य का विरोधाभास हुआ कि भाई √3 कैसी संख्या है? अपरिमेय। हम जानते हैं कि √3 अपरिमेय, लेकिन यहाँ क्या सिद्ध हो रहा है? परिमेय। यानी कि हमने जो कल्पना की थी कि भाई 5 - √3 एक परिमेय संख्या है, ये क्या सही है? गलत। और गलत कल्पना के कारण हमने ये मान लिया था, तो हमें विरोधाभास भी उत्पन्न हो गया कि हमने गलत माना। हमारे साथ उत्तर भी आ गया है कि भाई हमने गलत मान लिया, तो हमको इसका फल भी मिल गया कि ये भी सारी चीज क्या हो रही है? गलत। अतः 5 - √3 एक कैसी संख्या है? अपरिमेय। कैसी है? अपरिमेयता किसकी चीज करती? √2, √3, √5। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा पूछेगा √7 ले लेगा। अब देखो हमने जब √2 को हल किया था ना, तो हमारे पास क्या क्या माने थे? रूट आया था, फिर उसके अंदर एक जगह लिखा हुआ था 2 और एक जगह क्या लिखा हुआ था? 4 लिखा हुआ था। सही बात है। √3 अब हल करेंगे तो 3 की जगह यहाँ पर क्या लिख दोगे? 3, और 4 की जगह क्या लिख दोगे? 9। 5 को हल करोगे तो एक जगह आएगा 5 और एक जगह कहाँ आएगा? 25। तीनों की भाषा सेम है, तीनों की क्या? चारों की √7 ले लो तो भी सेम है, भाषा सेम है। क्या करना है? जहां पर √2 है, अगर मान लो प्रश्न √3 का आया, वहां पर आप क्या लिखोगे? √3। जहां पर 2 लिखा था वहां पर क्या लिखोगे? 3। और जहां पर 4 लिखा था वहां क्या लिखोगे? 9। और अगर √5 का आ जाए तो भी इस प्रकार कर सकते हो। यानी कि आपको ये टाइप का सवाल आना चाहिए। तो आपको √2 लिख दिया हमने, √3 और √5 घर से करके लाने और एकदम सही लैंग्वेज में फिर कॉपी। ठीक है। दूसरा हमने ये देखा कि ये सवाल तो अच्छे हैं, 2 नंबर का आना फिक्स है। मान लो उसने बोला कि भाई इतना बच्चों से इतना मेहनत नहीं करवाए, कोई छोटा सवाल दे दो, तो वो देगा ये 5 - √3 लिखा था, 1/√2 लिखा। इस प्रकार अलग अलग जो संख्या हमने लिखी है ना, 7 √2 है, ये प्लस माइनस वाली जो भी संख्या है ना अपरिमेय के साथ में, ये रहा सवाल इसमें 1.2 में है ना, 3 + 2 √5 है, 7 √5 है, प्लस √2 1/√2। ये सारे सवाल आपको एक बार घर से ट्राई करना है। और ये सारे सवाल इजी कैसे है? कुछ नहीं है, अपरिमेय को एक साइड रखो, बाकी सारी संख्याओं को एक साइड ले जाओ, और फिर वही नीचे वाली भाषा कि हमने गलत कल्पना कर ली थी, इसके कारण हमें विरोधाभास हुआ, हमें हमारी गलती का एहसास हो गया, तो हमने गलती मान ली, और हमारी वो जो संख्या है वो कैसी है? अपरिमेय। कर सकते हो। तो आपके पहला चैप्टर होता है कंप्लीट। किस टाइप के सवाल है? ध्यान से सुन लो। सबसे पहला अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कंप्लीट है काम। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, अभाज्य गुणनखंड कंप्लीट, अभाज्य गुणनखंड में अधिकतम घातों का योगफल कंप्लीट, और उसके बाद में लसअप और मसअप कंप्लीट। लसअप और मसअप के साथ में 3 संख्याओं का भी लसअप और मसअप कंप्लीट हुआ। उसके बाद में a × b = HCF × LCM भी कंप्लीट हुआ, और उसके बाद में आपकी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का भी कंप्लीट हो गई। और उसके बाद में किसी संख्या को अपरिमेय सिद्ध करना, और ये सवाल फिक्स है, लगभग हर एग्जाम में पूछते हैं, 2 नंबर का सवाल फिक्स है इसका। आपको पता चल गया कैसे करना कि भाई मान लो √2 कैसी संख्या? परिमेय, a/b के रूप में लिखा, वर्ग किया, फिर 2 पक्षांतरण किए, फिर 1.2 प्रमेय लगाई, फिर वही प्रोसेस वापस किया, फिर हमें लगा कि भाई एक और गुणनखंड आया, हमें विरोधाभास उत्पन्न हो गया, विरोधाभास हुआ भाई, और हमने गलत कल्पना क्या कर ली थी? गलत। तो वो संख्या कैसी है? परिमेय। इसके अलावा और नॉर्मल अगर सवाल आ जाए कि भाई अपरिमेय के साथ में कुछ जुड़ रहा है घट रहा है, तो उसका आप नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हो, जो छोटा तरीका है वो। तो इसके साथ हमें इसके अलावा इस प्रश्नावली में से और तो कुछ सवाल बनते नहीं है, अगर बनेंगे वो बहुत बेसिक से बनेंगे, फिर यहाँ से नहीं बनने, फिर आपके जो 8वीं 9वीं क्लास में आप बेसिक पढ़ते हो ना, उस बेसिक से पूर्णांक संख्याओं पर आस बता लो, संख्या दे देगी कौन सी बताओ पूर्णांक है कि नहीं, वो बेसिक सवाल लगभग पढ़ने नहीं है, इनके बाहर सवाल नहीं जाना। आज पहला चैप्टर होता है कंप्लीट, कल पहले चैप्टर का टेस्ट है, ठीक, सदा पढ़ रहा जी, ठीक है। पहले चैप्टर में आप इतना समझ लो कि ये वाला सवाल फिक्स है, और मैंने जितने टाइप के आपको सवाल बताए वो सारे टाइप के सवाल मैं आपको दूंगा, ठीक है। मैक्सिमम 1 घंटा आपको मिलेगा। तो कल पहले अभी 1 घंटा टेस्ट होगा, उसके बाद में हम करेंगे दूसरी प्रश्नावली शुरू। और दूसरी प्रश्नावली कौन सी है? बहुपद है, बहुपद, ठीक है। आज के लिए फ्री हो।